हमारा प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं। MS 2010 में हम डेटा को आयात किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं, एक्सेल एक्सेस डेटा से, वेब पेज से, टेक्स्ट फाइल से, उपरोक्त सभी से। तो हम एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर डाटा को एक्सेस डेटाबेस से प्राप्त कर सकते हैं, वेब पेज से भी प्राप्त कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही प्रकार से हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चयनित सेल का फिल्टरिंग किया जाता है। चयनित जो सेल होती है, सिलेक्टेड सेल होती है, उससे हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, ऑप्शन डी सी कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबाते हैं तो हमारे सामने फिल्टर विंडो ओपन होती है। हमें जो भी सिलेक्टेड एरिया है, जो भी सिलेक्टेड सेल है, उनको ए से जेड तक लगाना है, जेड से ए तक लगाना है, किस रूप से उसे फिल्टर करना है, वो सारा प्रारूप हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। एक पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो एक जो पंक्ति होती है और एक कॉलम होता है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, ये जब क्रॉस करते हैं तो ये जो क्रॉस एरिया, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खाली स्थान पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद होता है। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद क्या होता है? तो ये जो हमारी पंक्ति हैं, एक्सेल की शीटों में क्या होती हैं? पंक्तियां। ये हमारी पंक्तियां और ये हैं हमारे स्तंभ। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी प्रतिच्छेद करने पर ये जो आकार बनता है, ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? एक्सेल में जब हम चार्ट बनाते हैं तो कोई मुख्य विशेष सूचना होती है, उसे दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, लीजेंड, ऑप्शन बी डेटा लेबल, ऑप्शन सी टाइटल, ऑप्शन डी शीट के नाम का उपयोग। तो हम इसमें उपयोग करते हैं डेटा लेबल का। डेटा लेबल का उपयोग हम किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेटा लेबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अलग शीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? एक अलग शीट से डाटा प्राप्त करना है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग, ऑप्शन डी फंक्शनिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंसिंग। मेलिंग टैब में जाकर हम डाटा को प्राप्त कर सकते हैं और वहां पर हमारे सामने कौन सा ऑप्शन आएगा? रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संस्करण नहीं है। निम्न में से कौन सा संस्करण अभी तक नहीं आया? ये हमें चेक करना है। ऑप्शन ए देखते हैं, ओपन ऑफिस 2007, ये आ चुका है। ऑप्शन बी ओपन ऑफिस 2003, ये भी आ चुका है। ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005। ऑप्शन देखते हैं, ओपन ऑफिस 2007, ओपन ऑफिस 2003, ओपन ऑफिस 2005, उपरोक्त सभी। जो हमारी जो ओपन ऑफिस है, ये हमारा ओपन ऑफिस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आ चुका है लेकिन ओपन ऑफिस नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संस्करण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके, वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट स्तंभ को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। ऑप्शन देखते हैं,
ऑप्शन ए फ्रीजिंग, ऑप्शन बी लॉकिंग, ऑप्शन सी सिलेक्टिंग, ऑप्शन डी फिक्सिंग। तो इसके अंदर अगर हमें किसी भी पंक्तियों को, स्तंभ को फिक्स रूप में देखना है, वहां पर दृश्य तल पर देखना है, तो उसे हमें फ्रीजिंग करना होगा। क्या करना होगा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करने के बाद में हमें वो चीज़ें दृश्य तल पर ही दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक्सेल फाइल को प्रदर्शित कर रही है? इनमें से कौन एक एक्सेल फाइल को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए देखते हैं, टेक्स्ट 01-02, STV अकाउंटिंग, ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी सिटी एंड गाइड्स 1999। तो ऑप्शन सी देखो क्लोज हो जाएगा, अपन ऑप्शन को काट कर इसे सॉल्व करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट, अपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइलें नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, सिटी एंड गाइड्स, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, STW अकाउंट्स, ये भी हमारी अकाउंट से रिलेटेड फाइलें नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा शेष रह जाता है, टेक्स्ट 01-02, ये हमारी क्या है? टेक्स्ट फाइल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन बी एक्सक्लेमेशन, ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी एम्परसेंड। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एपोस्ट्रोफी, इसका उपयोग हम फॉर्मूलों के अंदर करते हैं। ऑप्शन बी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका उपयोग हम अपने फॉर्मूलों के अंदर करते हैं। हैश का उपयोग भी हम वैल्यू को स्थिर करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है एम्परसेंड, इसका उपयोग हम टेक्स्ट के संयोजन के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एम्परसेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल में सटीक फिट नहीं बैठता है तो प्रदर्शित होगा। अगर फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक फिट नहीं बैठती है तो क्या प्रदर्शित होगा? ऑप्शन ए देखते हैं, हैश, ऑप्शन बी हैश डिवीजन /o, हैश डिवीजन @ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो वहां पर अगर कोई वैल्यू प्रॉपर रूप से नहीं आ रही है, किसी सेल के अंदर प्रॉपर रूप से नहीं आ रही है, हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी बड़ा हो गया और हमारी जो सेल है वो छोटी रह जाती है, तो उस सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसकी जगह हैश बन जाती है। क्या बन जाते हैं? हैश बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा कि किसी भी फॉर्मेट सेल के अंदर अगर वैल्यू पूरी सटीक रूप से नहीं आ पा रही है तो वहां पर क्या बन जाता है? हैश बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। ऑप्शन देखते हैं, रैप सेल, रीनेम, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर किसी भी जो चयनित सेल होती है, इसमें जो सेल में परिवर्तन करते हैं, सेल की जो सामग्री होती है जिसे हम लिख रहे हैं, तो ये हमारे सेल से बाहर जा रहा है। तो ये मर्ज एंड सेल क्या करता है? इस सेल को मर्ज करके सेंटर में ले आता है। कहाँ ले आता है? सेंटर में। टेक्स्ट को पूरा सेंटर में ले आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, शिफ्ट के साथ F3, ऑप्शन बी शिफ्ट के साथ F4, ऑप्शन सी शिफ्ट के साथ F5, ऑप्शन डी शिफ्ट के साथ है F7। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ है F3। इसका प्रयोग हम किसी भी एक्सेल की फाइल में फंक्शन को डालने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन
या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। अगर हमें चौड़े रूप में पेज का प्रिंट आउट लेना है, सीधे नहीं, हमें कैसे लेना है, चौड़े रूप में, इस प्रकार से, तो हमें पेज का अभिविन्यास या ओरिएंटेशन किस प्रकार करना होगा। तो जब भी हमें इस प्रकार से चौड़े आकार में प्रिंट आउट लेना हो तो हमें पेज का ओरिएंटेशन करना होगा लैंडस्केप। कौन सा करना होगा, लैंडस्केप। अगर हमें सीधा लेना है तो क्या करना होगा, पोर्ट्रेट। ये कौन सी आकृति है, पोर्ट्रेट, और ये क्या है, लैंडस्केप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। एक दूसरी शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग, ऑप्शन डी फंक्शनिंग। तो किसी दूसरी सेल से अगर हमें डाटा चाहिए तो वो उसका उपयोग करेंगे हम, उस समय उपयोग करेंगे हम रेफरेंसिंग ऑप्शन का। रेफरेंसिंग ऑप्शन हमारी मेल के अंदर कौन सी पॉइंट पे आता है, मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब के अंदर रेफरेंसिंग ऑप्शन से हम किसी अन्य शीट के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। एमएस एक्सेल के अंदर जो सिलेक्टेड एरिया है उसे हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें ऑप्शन देखते हैं, पहले फॉन्ट की साइज का आकार बदलकर नहीं, फॉन्ट के आकार से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ऑप्शन भी देखते हैं, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, तो हमें इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि हमें सीट को जूम इन या जूम आउट नहीं करना है। ऑप्शन सी पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, ये भी नहीं, पेज को हमें तोड़ना ही नहीं है, ना ही हमें ब्रेक करना है। ऑप्शन डी वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्कशीट के जिस अंश को हमें प्रिंट करना होता है उसे सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद में सिलेक्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इक्वल लेन डबल कोटेशन VMO@RCID डबल कोटेशन का परिणाम क्या होगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका परिणाम क्या होगा। तो इसके अंदर जो वैल्यू है हमारी, इस फॉर्मूले के अंदर जो कोष्टक के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसमें जितने भी टोटल कैरेक्टर होते हैं इनको काउंट करना होता है। तो देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर टोटल वैल्यू कितनी है, 10। तो आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप किसी एक फाइल के विभिन्न संस्करणों को पता करना चाहते हैं तो निम्न में से किस फीचर का आप प्रयोग करेंगे। जो हमारी एक फाइल है उसके विभिन्न संस्करण का पता करना चाहते हैं तो निम्न में से किस फीचर का उपयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, एडिशंस, ऑप्शन बी वर्सेस, ऑप्शन सी ट्रैक परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक वर्कशीट के अंदर अगर हमें उसका फीचर का पता लगाना है तो उसका कौन कौन से संस्करण आए हुए हैं, तो उसके लिए हम एडिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्सेस का भी, और ट्रैक परिवर्तन का भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। तो एमएस एक्सेल में जो छोटे चार्ट्स होते हैं एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एम्बेडेड चार्ट, ऑप्शन बी स्पार्क लाइन, ऑप्शन सी चार्ट स्टाइल, ऑप्शन डी बॉर्डर लाइन। तो इसमें हमारे जो स्पार्क लाइन्स होते हैं ये सेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं जो कि हमें दृश्य प्रवृत्ति सारांश को देखने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्पार्क लाइन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदले नहीं जा सकते, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो एमएस एक्सेल के अंदर उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदले नहीं जा सकते, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑटो टेक्स्ट, ये हम बदल सकते हैं,
डेट एंड टाइम ये भी हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ऑटो नंबर ये हम चेंज नहीं कर सकते। जो ऑटो नंबर आते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्सेल की वर्कशीट के अंदर आते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतया ऑटोफिल फीचर किस लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ऑटोफिल का जो ऑप्शन होता है वो किस लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, श्रेणीबद्ध आंकड़ों की क्रम को विस्तारित करता है, ये बात भी गलत है। सेल मानों के एक रेंज को स्वतः जोड़ लेता है, ये बात भी गलत है। वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो सामान्यतः ऑटोफिल का ऑप्शन होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक डाटा को कॉपी कर लेता है और वहाँ पर अपने आप ही क्या करता है, फिल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। जो हमारा विंडो होती है उसके दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है इसके अगर दो विंडो हमने ओपन कर रखे हैं तो उन्हें एक डेस्कटॉप के ऊपर एक साथ देखने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम विंडो को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विंडो को तोड़ रहे हैं। तो विंडो को तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्प्लिट का। किसका उपयोग करेंगे, स्प्लिट का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, स्प्लिट विंडो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो की मदद से हम एक ही जो सॉफ्टवेयर है उसे दो या अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्प्लिट विंडो का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चयनित सेल का चयन कौन सी कुंजी द्वारा किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो सिलेक्टेड सेल होती है उसका चयन किस कुंजी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी एल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है। एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा मान्य सूत्र है। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से कौन सा सूत्र सही है। ऑप्शन 1 देखते हैं, इक्वल पावर 2 पावर 3, इक्वल पावर 2,3, इक्वल पावर 2#3, इक्वल पावर 2 गुणा 3। तो इसके अंदर जो हमारा सही फॉर्मूला होता है, देखो हम क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या आता है, इक्वल, फिर हम लगा रहे हैं पावर। तो पावर अब हम लगा रहे हैं, उसके बाद में कोष्टक स्टार्ट करना है। कोष्टक में जिसकी पावर लगानी है वो संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद में कोमा लगाकर जितनी भी पावर हमें लगानी होती है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। मान लो हमने 4 पावर लगाने हैं, तो यहाँ पर हमने जो पावर लिखा है वहाँ पर हमें आगे पावर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे पहले वैल्यू लिखनी है किसकी पावर हम लगा रहे हैं, उसके बाद में कोमा लगाकर जितनी पावर हम लगा रहे हैं वो वहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे हम 4 पावर लगा रहे हैं तो ये हमारा सही फॉर्मूला बन जाता है। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑप्शन 1 के अंदर यहाँ पर पावर का सिंबल लगा रखा है, ऑप्शन बी के अंदर कोमा लगा रखा है, तो ये एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल पावर कोष्टक 2,3 कोष्टक 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, RDBMS, DRBMS, ADBMS, DDBMS। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है ये हमारा एक डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DBMS कौन सा होगा, RDBMS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम कौन सी सारणी में से निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सहयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कौन सी सारणी में से निर्धारित मापदंड के अनुसार
आंकड़े दर्शाने में हमें सहयोग करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 फॉर्म, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी मैक्रो, ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो हमारी क्वेरी होती है, क्वेरी के अंदर हम सारणी से निर्धारित मापदंड को आंकड़ों के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? क्वेरी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? जिसने 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। फिल्टरिंग, ऑप्शन बी फ्रेजिंग पेन, ऑप्शन सी मेल मर्ज, ऑप्शन डी लीजेंड। तो इसके अंदर अगर हमें 70 से ऊपर वाले व्यक्तियों का ही डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे? डाटा को फिल्टर करेंगे। जो भी हमारी लिस्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे? डाटा को फिल्टर करेंगे और वहाँ पर जो 70% से ऊपर है, कौन से 70% से ऊपर या 70 अंक से ऊपर है, तो उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर शो होगी। तो हम क्या करेंगे? फिल्टरिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में कौन से चार्ट एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया जाता है? गोलाकार आकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। कॉलम चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो जो हमारे कॉलम चार्ट होते हैं वो वर्गाकार रूप से बने होते हैं इस प्रकार से, और जो हमारे बार चार्ट होते हैं वो हमारी बार लाइन से बने होते हैं इस प्रकार से, और जो हमारे लाइन चार्ट होते हैं इस प्रकार से लाइनों के रूप में विभाजित होते हैं। लेकिन जो हमारे पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट हमारे इस प्रकार से गोलाकार रूप से बने होते हैं। तो हमें कौन सी चाहिए? गोलाकार आकार की चार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम मौजूदा चयन के आधार पर शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों को दिखाना चाहते हैं तो हम MS एक्सेल 2010 में किस ऑप्शन को चुनेंगे? हमें क्या करना है? वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों को दिखाना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। पेज लेआउट, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी मर्ज सेल, ऑप्शन डी फ्रीज पेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पेज लेआउट है। पेज लेआउट के अंदर हम पेज के आकार को चेंज कर सकते हैं। सेव एज से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं जहाँ पर भी हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। मर्ज सेल से दो या अधिक सेल हैं उनको एक साथ सिलेक्ट करके एक सेल हम बना सकते हैं। ऑप्शन डी फ्रीज पेन, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा, फ्रीज पेन। इसकी मदद से हम वर्कशीट में जो स्क्रॉल के समय पंक्ति और स्तंभ को दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में डेटा का ग्राफिकल रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? डेटा का ग्राफिकल रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑप्शन देखते हैं। पिवोट टेबल, ऑप्शन बी सेल एड्रेस, ऑप्शन सी चार्ट, ऑप्शन डी एल्गोरिथम। तो इसके अंदर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चार्ट। एक चार्ट के माध्यम से ही हम किसी भी डाटा को ग्राफिकल रूप से दर्शा सकते हैं। किसके रूप में करना है? हमें ग्राफिकल रूप में। तो हमें किसका उपयोग करना होगा? चार्ट का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में चयनित कक्षों के से चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो चयनित सेल होती हैं या चयनित कक्ष होते हैं उनके अंदर अगर हमें चार्ट बनाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसमें होगा, अब आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी F11 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एकाधिक पृष्ठों में आएगी और अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को MS एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? हमारी जो भी सामग्री है वो एक पेज में ना आकर एक से अधिक पेजों में आ रही है और हमें उसे क्या करना है? एक ही पेज के अंदर लेना है। तो हम कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। नो स्केलिंग, ऑप्शन बी फिट शीट ऑन वन पेज,
ऑप्शन सी फिट शीट ऑन मल्टीपल पेज, ऑप्शन डी मर्ज एंड सेंटर। तो देखो हमें क्या करना होगा, उसे स्केल करना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नो स्केलिंग, तो हम नो स्केलिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी फिट शीट ऑन वन पेज, हम क्या करेंगे, हमारी जो भी सीट है उसे फिट करेंगे, और कितने पेज पर, एक पेज पर, क्योंकि हमें प्रिंट आउट कितने पर चाहिए, केवल एक पेज के ऊपर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा, फिट शीट ऑन वन पेज। ऑप्शन नंबर सी के अंदर मल्टीपल पेज दे रखा है, तो हमें मल्टीपल पेज के अंदर नहीं करना है। ऑप्शन डी में मर्ज एंड सेंटर, हमें किसी भी फाइल को मर्ज नहीं करना और नहीं सेंटर में लाना है, हमें क्या करना है, उसे फिट करना है एक पेज के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान क्या होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, लाइन, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी डार्क, ऑप्शन डी लाइट। तो इसके अंदर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है हमारा पाई चार्ट। कौन सा होता है, पाई चार्ट।